गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट का पार्ट, बैलेंस शीट। ठीक है, हमने अब तक क्या कंप्लीट किया है। हमने अब तक ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट कर लिया है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट वाला पार्ट। ठीक है, बैलेंस शीट वाला पार्ट में स्टार्ट करने के पहले बताओ, रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में हमने देखा था कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे, कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। वो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मिलता है। तो डेबिट साइड में आपको दिख रहा होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कौन से साइड में ट्रांसफर होता है? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम वही होता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। और लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम दिख रहा है कैपिटल, एक्स एंड वाई, मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका कैपिटल हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो कैपिटल हमने कंप्लीट किया था उसका क्लोजिंग यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंस शीट वाला पार्ट। अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आके ये लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको ये कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, चलो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का पहला पॉइंट बोलता है, पहले थियरी पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता होगा, पहले थियरी पढ़ते हैं फिर हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो थियरी का पहला पार्ट देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट जो बता रहे हैं, पहले पॉइंट में बोलता है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट क्या है? सबसे पहली बात याद रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या बताता है हम लोग को? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है पर्टिकुलर डेट का। अब याद रखो, बैलेंस शीट नॉर्मली जो कंपनियां बनाती है वो ईयर एंड में बनाती है, दैट इज 31 मार्च को बनाती है। कुछ कंपनियों का जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर को भी हो जाया करता था एक ज़माने में, लेकिन अब हर सब कंपनी, जितनी भी कंपनी है, सबका ईयर एंड 31 मार्च को ही होता है। तो पर्टिकुलर डेट का हमको हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जानना है कि भाई हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितने एसेट है मेरे पास, कितनी लाइबिलिटी है, कितना कर्जा है मेरे ऊपर, कितनी संपत्ति है मेरे पास। तो मैं क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट बोलता है बैलेंस शीट हैज नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज इट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक अकाउंट्स देखे। अकाउंट के अंदर आपको दिखता होगा दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। लेकिन बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी मैंने बताया था, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोलता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज एसेट साइड। जैसे आपको याद होगा, हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे कॉलम आते हैं। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में क्या हेडिंग आता है? लाइबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड को लाइबिलिटी बोलते हैं हम लोग, और राइट हैंड साइड को एसेट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल अमाउंट। जब भी देखो, हम लोगों ने हर एक अकाउंट क्लोज किया है, अकाउंट क्लोज किया था तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस मिलता था। फॉर एग्जांपल, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते थे। तो अगर क्रेडिट साइड हैवी रहता तो डेबिट में हम लोग को बैलेंस मिलता, तो वो बैलेंस को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। अगर क्रेडिट में बैलेंस मिलता था तो ग्रॉस लॉस बोलते थे। सेम उसी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज करते थे तो हम लोग को जो क्लोजिंग बैलेंस मिलता था, अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो डेबिट में बैलेंस मिलता था। वो जो डेबिट में बैलेंस मिलता था उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होगा। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते थे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन मिल गया था, टू बैलेंस कैरिड डाउन मिल गया था हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो बैलेंस शीट हमारा होता है, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल अमाउंट लाएगा, टैली हो जाएगा। यहाँ पे हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक किया, आपको फिर से चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट 101% केसेस में टैली हो जाता है। 101% में बोल रहा हूँ, मतलब टैली होना ही है। चलो, फिफ्थ पॉइंट बोलता है अब बैलेंस शीट शो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये तो हमने देख लिया कि बैलेंस शीट हमारे कंपनी में एसेट क्या है, हमारे कंपनी में लाइबिलिटी क्या है, वो बतलाता है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बोलता है ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन ऑन एसेट साइड एंड ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर शोन इन लाइबिलिटी साइड। देखो, जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो एसेट्स में जाते हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो लाइबिलिटी में जाते हैं।
तो ना ये इसके ऊपर ना क्वेश्चन भी आता था पहले कि एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है, तो याद रखना एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड वाले जो आइटम रहते हैं वो एसेट्स में जाते हैं। लाइबिलिटीज़ को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब लाइबिलिटी साइड वाले कुछ आइटम्स जो रहेंगे वो क्रेडिट साइड वाले जो आइटम्स रहेंगे वो लाइबिलिटी में जाएंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट में बोलता है नो नॉमिनल अकाउंट विल बी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट वाला आइटम नहीं आता है। नॉमिनल अकाउंट वाले आइटम क्या थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस थे, यस। इनकम एंड गेन्स था, कोई इनकम हो गया, कोई गेन हो गया, हमको प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई लॉस हो गया हम लोग को, वो बैलेंस शीट में नहीं आता है, याद रखो, ठीक है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा और एसेट आएगा। एसेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये थियरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम लोग, अब देखेंगे हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट जैसे हर फॉर्मेट के ऊपर हम लोग हेडिंग देते थे, तो यहाँ पे भी हेडिंग देंगे बैलेंस शीट, फिर उसके नीचे हेडिंग देंगे एज ऑन के बाद डेट लिखना है हम लोग को। अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, फॉर द ईयर एंडेड ये वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोगों को वर्ड यूज़ करना है एज ऑन, मतलब इस डेट तक का बैलेंस शीट है। अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट रहता है, जो कैपिटल अकाउंट में से बैलेंस उठ के आया है यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद जो रिजर्व्स रहते हैं वो भी लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। अभी रिजर्व कौन से आपके क्वेश्चन में आ सकता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या है, रिजर्व है। जिस भी नाम के आगे, सुन लो, किसी भी आइटम के आगे आपको फंड वर्ड मिल गया या फिर रिजर्व वर्ड मिल गया तो वो रिजर्व है, वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इस तरीके से याद रखना। अब रिजर्व होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। रिजर्व मतलब कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, साइड में उठा के रख देते हैं कि फ्यूचर में कभी तो भी हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हर साल हर महीने मुझे जो सैलरी मिलता है उस सैलरी में से मैं 2000 रुपीज़ साइड में उठा के रख देता हूँ। क्यों साइड में उठा के रखता हूँ, मुझे एक कार परचेज करना है, तो वो जो 2000 रुपीज़ में साइड में उठा के रख रहा हूँ वो मेरा क्या है, रिजर्व है, ठीक है। तो सर वो तो आपने पैसा साइड में उठा के रखा है, वो तो लाइबिलिटी में क्यों जा रहा है, वो तो एसेट्स में रहना चाहिए ना। लेकिन सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो रिजर्व है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, ये रिजर्व, जैसे कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये का। वो 10,000 रुपया पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटता है। 5,000 रुपया पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। चलो एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, पार्टनरशिप फर्म को डेट इज 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग 5,000 रुपया ले लेंगे और 5,000 रुपया बिजनेस में ही रखेंगे। फ्यूचर में बिजनेस में अगर खर्चा करना पड़ा तो हम लोग वो 5,000 रुपये में से खर्चा करेंगे। 5,000 एक इन लोगों ने ले लिया, 5,000 साइड में उन लोगों ने उठा के रख दिया। तो 5,000 जो इन लोगों ने लिया है, मतलब 2,500 एक्स को मिलेगा, 2,500 वाई को मिलेगा। वो जो 5,000 रुपया इन लोगों ने बिजनेस में ही रहने दिया, वो किसका पैसा है, वो तो एक्स एंड वाई का पैसा है। लेकिन उन्होंने रखा कहाँ पे, बिजनेस में ही रखा है, लिया ही नहीं, उसको यूज ही नहीं कर रहे। तो बिजनेस के लिए क्या बन गया वो, यस, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। एसेट किसका है, एक्स एंड वाई का वो एसेट है, लेकिन एक्स एंड वाई का वो एसेट है, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो लाइबिलिटी बन गया क्योंकि वो पैसा एक्स एंड वाई का था। और हमने पहले भी ये चीज डिस्कस किया है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अगर हमारे कंपनी में कोई इम्प्लॉई काम करता है, हमारे फर्म में कोई इम्प्लॉई काम करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सैलरी में से थोड़ा सा पैसा उठा के ना प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी वो पैसा किसका है, उस इम्प्लॉई का है, लिया किसने, हमने लिया, हमने इन्वेस्ट किया, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। वो बंदा जब भी छोड़ के जाएगा काम तो हमको उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे हेडिंग दे के मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेन हेडिंग से आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई भी आइटम कहीं पे भी लिखोगे चलेगा, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में कैपिटल रहना चाहिए, ये याद रखो। उसके बाद कोई भी आइटम कहीं पे भी आएगा आप लिख देना। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में पहले बैंक लोन, फिर मॉर्गेज लोन, फिर लोन फ्रॉम पार्टनर, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने क्या किया है, लोन लिया है। लोन किससे लिया है, बैंक से लिया है, तो लाइबिलिटी है। लोन लिया है हम लोगों ने बैंक से, लाइबिलिटी है। मॉर्गेज करके कोई लोन लिया है, मतलब गिरवी, कुछ चीज़ें गिरवी रख के हमने लोन लिया है, तो वो भी तो लोन, तो लाइबिलिटी ही होता है। हमने किसी पार्टनर से लोन लिया, जैसे कि एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर थे, वाई के पास ज़्यादा पैसा है, उसने क्या किया और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको एज अ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना। उसने बोला कि मैं कंपनी को, उस फर्म को लोन देना चाहता हूँ,
देखो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा ना तो पैसा डूबने का चांस होता है, लेकिन उसने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो जब भी कंपनी हमारा फर्म बंद होगा तो उसको पहले लोन का पैसा मिलेगा, बाद में कैपिटल का पैसा मिलेगा। कैपिटल तो उसने लगाया है ना, उसने प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया, तो वो डूबने का चांसेस है, लेकिन लोन का पैसा डूबता नहीं है, इसलिए पार्टनर लोग कुछ पैसा लोन में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद बोलता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने सुना रहेगा, बैंक के जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस करके आपने नाम सुना रहेगा। इन लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो लोन हम लोगों ने ले लिया। नेक्स्ट बोलता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला नाम ध्यान से देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। सर इसके अंदर होता क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, सपोज करो आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए है, आपको किसी को पेमेंट करना है 1,20,000 का, तो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप 20,000 बैंक से लोन ले लो ऑन द स्पॉट और आप पेमेंट कर दो। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा बैंक उसको कट कर लेगी। तो देखो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, पेमेंट करना था 1,20,000, तो 20,000 हमने बैंक से लिया ना, वो जो बैंक से पैसा लिया वो लोन है, लेकिन वो लोन के रूप में हमने नहीं लिया, उसको हम लोग फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जितना था उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, लेकिन बाद में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे हम गुड्स उधारी पे लेते हैं, बिल्स पेबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम, ये लाइबिलिटी के पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है मेरा, तो वो क्या है, खर्चा था, लेकिन 2 महीने का मैंने बाकी रखा है, तीसरा महीना चालू हो गया है, तो जो लास्ट 2 मंथ्स के बाकी है वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट प्री रिसीव इनकम, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने 12th मुझसे पढ़ा, ठीक है। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि सर हम लोग ना सीए में सीएस जो कोर्स कर रहे हैं ना, उसका भी अकाउंट्स आपसे पढ़ेंगे, ठीक है। सीए में सीएस का अकाउंट्स भी आपसे पढ़ेंगे, और आपने क्या किया, अभी के अभी मुझे पैसा दे दिया, तो इनकम मुझे वो फ्यूचर में मिलने वाला था, अभी मिल गया, तो मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। ना चाहते हुए मुझे तुम लोग को पढ़ाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है तुम लोग को पढ़ाने का, तभी मैं पढ़ाऊंगा। मतलब इनकम फ्यूचर में मिलने वाला था, अभी मिल गया, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। क्यों? फ्यूचर में मुझे वो काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करूंगा तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। आई होप लाइबिलिटी साइड आपको क्लियर होगा। पहले रिजर्व्स आते हैं, फिर लोन्स आते हैं, फिर करंट लाइबिलिटी आती है। फिर अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में आपको दिख रहा होगा, एसेट साइड में मैं आप लोगों को दिखा दूं, सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट में सबसे पहले गुडविल, फिर कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क, फिर पैटेंट, ये 4 इंटेंजिबल एसेट है। एसेट में देखो कैसे एसेट होते हैं। मैं अगर हेडिंग यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाला है क्योंकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में जाके आप हेडिंग्स भी सीखोगे। लेकिन एसेट 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स एसेट्स होता है और एक करंट एसेट होता है। एक क्या होता है, फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टैंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट मतलब क्या, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में ये जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पैटेंट, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। गुडविल मतलब क्या, रेप्यूटेशन बिजनेस का, ठीक है। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट है। फिर उसके बाद टेंजिबल एसेट्स की बात आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है, कुछ प्रीमाइसेस मतलब जगह हमने क्या किया, लीज पे लिया है। लीज मतलब क्या होता है, एक तरीके से हमने भाड़े पे लिया है, लेकिन भाड़ा आप रेंट एग्रीमेंट जो बनवाते हो वो 11 मंथ्स का होता है, लेकिन लीज 90 साल, 99 ईयर्स, 200 साल, ऐसे पीरियड के लिए हम लोग लीज ले लेते हैं। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, सपोज करो आपको सामने दिख रहा होगा, मैं 1 सेकंड दिखा दूं आप लोगों को, मेरे पीछे ना बहुत सारा प्रॉपर्टी दिख रहा है आप लोगों को। मैंने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने क्या किया, लीज पे ले लिया। मैंने बोला 99 ईयर्स मैं यूज़ करूंगा, 99 ईयर्स के लिए भाड़े पे लिया मैंने, तो 99 ईयर्स तक वो किसका प्रॉपर्टी रहेगा, मेरा रहेगा। 99 ईयर्स के बाद जिसका था उसका हो जाएगा वो, ये लीज होल्ड प्रीमाइसेस होता है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये प्रॉपर्टी मैंने इनसे पैसा देके परचेज कर लिया, तो जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर लिया है वो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होता है, प्रॉपर्टी होता है, मेरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट मतलब कुछ सामान, औजार वगैरह हमने रखा है। फिर मोटर वैन, फिर लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होता है, देखो मशीन खोलने के लिए पाना, पकड़, ये सब जो रखते हैं हम लोग, लूज टूल्स होता है। कुछ पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है कहीं पे, इन्वेस्टमेंट्स मेरे, जैसे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एसेट्स में आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट नीचे वाले लाइन में आ गया, दोनों अलग अलग नहीं है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एक ही वर्ड है।
तो अगर मैंने बताया था ना, वो एम्प्लॉई से हम लोग पैसा लेते हैं, वो पैसा कलेक्ट करने के बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो जो इन्वेस्ट किया वो मेरा एसेट है। मतलब देखो, तुम लोग मेरे एम्प्लॉई हो, तुम्हारे सैलरी में से मैं 2,000 रुपया हर महीने कट करता हूँ, तो वो जो 2,000 रुपया मैंने कट किया वो पैसा कहीं ना कहीं पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब भी वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा वो पैसा मुझे मिलेगा, वो पैसा उठा के मुझे आपको देना है। तो आपके लिए, मेरे लिए आप जो हो वो लाइबिलिटी हो। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम लोग ने पैसा लिया एम्प्लॉय से तो लाइबिलिटी बन जाता है, वो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा एसेट बन जाता है। नेक्स्ट, कुछ पैसा हमने एडवांस दिया है किसी को, ठीक है। मैंने एक टीचर को क्या किया, मैंने बोला भाई 2 महीने का सैलरी तुम पहले ही रख लो, लेकिन आके पढ़ा के जाना बाद में, तो वो मेरा एसेट है, 2 महीने तक उसको सैलरी देना नहीं पड़ेगा मुझे। फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आइटम था, हमने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता था, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, जिसको हमने उधारी पे सामान सेल किया, ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट पे सामान सेल किया। इसके अंदर देखो हम लोगों ने लेस किया न्यू बैड डेब्ट्स, फिर उसके बाद जो अमाउंट आया है उस अमाउंट के ऊपर न्यू आरडीडी आएगा। सपोज करो, ये देखो, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 1,10,000, ठीक है। हम लोग को एडजस्टमेंट आया कि चार्ज बैड डेब्ट्स 10,000 एंड आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो अभी डेटर्स का अमाउंट कितना था, 1,10,000, न्यू बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना मिल गया मुझे, 10,000, तो 1,10,000 में से 10 गया तो बचा कितना, 1,00,000 रुपीज़। वो जो 1,00,000 है उसके ऊपर मैं 10% आरडीडी निकालूंगा अपना। तो ये एक चीज़ याद रखो। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस मैंने पहले ही पे कर दिया, फ्यूचर में पे करना चाहिए था, एसेट है मेरा। इनकम रिसीवेबल, ठीक है, मैं किसी क्लासेस में किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उन लोगों ने मुझे 2-3 महीने से सैलरी नहीं पे किया, तो वो इनकम रिसीवेबल है, इनकम मिलना बाकी है, वो भी मेरा एसेट है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम। अगर हमारे कंपनी में कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया था, हमने उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा था, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आई होप आपको फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर समझ गया होगा आपको। अगर नहीं समझा है तो फिर से आप एक बार वीडियो फिर से लगा के देख लीजिएगा, शायद मैं पास गया हूँ तो आपको फिर से समझ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को डिस्कस करना है यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर ध्यान से देखिएगा। डेटर्स के ऊपर सिर्फ एक एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट नहीं आता, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो डेटर्स के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो यहाँ पे बताया गया। देखो, सबसे पहले सन्ड्री डेटर है, डेटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट आता है अनरिकॉर्डेड सेल का। मैंने क्या किया था, सेल कर दिया था, किसी को सेल किया था लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसका इफेक्ट क्या आता है, ऐड टू सेल, ऐड टू डेटर्स। तो सीक्वेंस जब भी आएगा तो पहले याद रखो, एडजस्टमेंट में क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर हम लोग को ना 4 एडजस्टमेंट एक ही साथ दे देता है। ये अनरिकॉर्डेड सेल वाला, फिर डिसऑनर ऑफ बिल वाला, फिर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, सब कुछ एक साथ दे देता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है, जब भी डेटर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आएगा, सेकेंड लास्ट पोजिशन पे, मेरी बात सुनना, स्क्रीन पे मत देखना, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ध्यान दो। सेकेंड लास्ट पोजीशन पे बैड डेब्ट्स रहेगा और लास्ट पोजीशन पे आरडीडी रहेगा, ठीक है। मेरी बात पहले सुन लो, ये मैं रेयर केस बताऊंगा। जो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, सबसे लास्ट डेटर्स में से जो माइनस हुआ है, वो कभी कभी आता है। लेकिन हर क्वेश्चन में कैसे होगा कि आपको एडजस्टमेंट आएगा कि हमने सेल किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड सेल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, न्यू बैड डेब्ट्स है, न्यू आरडीडी है। तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले क्या ऐड हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड हो जाएगा, फिर डिसऑनर ऑफ बिल ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स माइनस होगा, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग आरडीडी निकालेंगे। आरडीडी निकालने के बाद आरडीडी भी माइनस होगा, फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ध्यान से सुना, एग्जांपल समझ के लेना। 1,10,000 का मेरा डेटर है, कितने का डेटर है, 1,10,000 का, और डिसऑनर बिल अनरिकॉर्डेड सेल है मेरे पास 30,000 का। चाहिए तो आप नोटिंग करते हुए चलना, नोट कर लेना। 1,10,000 का डेटर है, 30,000 का अनरिकॉर्डेड सेल है, ठीक है, और 10,000 का डिसऑनर ऑफ बिल है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है मेरा। तो डेटर के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करूंगा। डेटर था 1,10,000 का, 30,000 ऐड किया तो 1,40,000 हो गया। 10,000 का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का है, वो भी ऐड हो जाएगा, तो 1,50,000 हो गया। 1,10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 1,50,000 हो गया।
1,50,000 में से सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन में बैड डिप्स दिया हुआ है, तो 1,50,000 में से बैड डिप्स में माइनस करूंगा 10,000, सपोज करो 10,000 था, तो 1,50,000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा 40,000। तो ये देखो ये जो प्लेस दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रीन पे सबसे ऊपर, इस प्लेस पे मैं क्या करूंगा, इस प्लेस पे मैं 1,40,000 लिख दूंगा। ये 1,40,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं न्यू आरडीडी कैलकुलेट करूंगा 1,40,000 पे। सपोज करो न्यू आरडीडी का अमाउंट दिया मेरे को 10%, तो 1,40,000 का 10% कितना आएगा 14,000, तो न्यू आरडीडी आ जाएगा मेरा 14,000। तो मतलब बैड डिप्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है हम लोग को। ओरिजिनल डेटर के ऊपर कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है, ओरिजिनल डेटर पे कैलकुलेट नहीं होगा। बैड डिप्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट होगा। अभी सुनो, आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 1,40,000 था, 1,40,000 में से 14,000 हमने माइनस किया तो एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट के ऊपर हम लोगों को रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना रहता है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं आएगा। आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है उस अमाउंट के ऊपर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ, डेटर के अंदर पूरे एडजस्टमेंट पहले ऐड कर लो, ऐड करने के बाद पहले बैड डिप्स माइनस होगा, बैड डिप्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आरडीडी निकालेंगे, आरडीडी माइनस करेंगे, आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर फिर माइनस होगा और टोटल जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का जो फॉर्मेट है ये समझ गया होगा। बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर वाला जो पार्ट था थोड़ा समझने लायक था, आप लोग वीडियो थोड़ा पीछे जाके फिर से उसको एक दो बार देख लीजिएगा, फिर अपना फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट वाला पार्ट रिमेनिंग था वो भी कंप्लीट हो जाता। आपको कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो वाले सीरीज़ में पहले के भी फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।